ओके, तो बच्चे सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग ले रहे हैं डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन एक फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इनिशियल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो जैसे कि पहले भी हम आप लोगों को बच्चे बताए हैं कि किसी भी एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स में भी लैंड को छोड़ करके, तो यहां का है क्या कि किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से जो उसके वैल्यू में कमी होगी, उस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन मीन्स अ ग्रेजुअल रिडक्शन in the value of fixed assets due to wear and tear, obsolescence, lapse of time, etc. तो ये डेप्रिसिएशन का हो गया। अब जैसे कि थोड़ा देर पहले सुयश बता रहे थे कि उनको रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, क्या सुयश? रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ, ओके। तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का क्या होता है? दिस मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इज ऑल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन WDV, मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। यहाँ रिटेन डाउन वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स, मान लो बिल्डिंग आप परचेज कर लिए 1 लाख रुपया में, और अगर 10% डेप्रिसिएशन पर एनम है, तो बच्चे फर्स्ट ईयर तो उसका 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000, 10,000 सर। तो 90,000 बच गया। फिर नेक्स्ट, यानी एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 10% एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज कितना? 90,000, यानी 9,000 हो जाएगा। फिर जब हम इसको फिर आगे बढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तो इसमें कितना हो जाएगा? एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज 81,000। तो क्या हम लोग देख रहे 8100? तो इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है बच्चे, वो डिक्रीजिंग होता चला जाता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल कॉस्ट है ना, फर्स्ट ईयर में तो ओरिजिनल कॉस्ट होगा, नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे आपका WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, डिक्रीज होगा, तो निश्चित रूप से उसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन ले, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? तो बच्चे इसमें फर्स्ट पॉइंट हम क्या बताए थे कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट पर ईच एंड एवरी ईयर होता है, बट अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन WDV। फर्स्ट ये है। सेकंड है क्या कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इट इज द क्या? साइंटिफिक मेथड, है कि नहीं? यस सर। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो एक साइंटिफिक मेथड है, जबकि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जो है बच्चे, वो आपको साइंटिफिक मेथड नहीं है, ठीक है? इनकम टैक्स अथॉरिटी, चूंकि ये साइंटिफिक मेथड है, इसीलिए इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है तो इसको फॉलो करता है, ठीक है ना? और जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को एज्यूम किया है, उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा? इग्नोर कर देता है, उसको वैल्यू ही नहीं करता है, ठीक है? एक पॉइंट और है कि जीरो लेवल। अब जीरो लेवल है जो कहता है कि एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, मान लो 10 साल के लिए हम बिल्डिंग परचेज किए, 10% पर एनम है, तो बच्चे अगर अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है तो इसका आफ्टर 10 ईयर जो इसका वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हम यूज करते हैं तो इसमें आपको जीरो नहीं होगा,
ठीक है, तो ये चीज कर रहा है कि एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट्स द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स इज रिड्यूस्ड टू जीरो, घट करके वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स नेवर रिड्यूस टू जीरो, नेवर रिड्यूस टू जीरो, मतलब वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है घट करके, अगर वो WDV मेथड यूज करता है तो। सुटेबिलिटी, अब किसके लिए सुटेबल है भाई, तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स वेयर द वैल्यू ऑफ वेयर द यूज ऑफ टाइम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी उसके लिए सुटेबल होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसके लिए है ना टाइम को जो ये करता है, टाइम फैक्टर जिसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें करा है क्या कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एसेट्स व्हिच रिक्वायर हैवी रिपेयर इज क्या इन लेटर ईयर ऑफ देयर वर्किंग लाइफ। देखते हो कि कोई मशीन अगर मान लो कि परचेज करते हैं तो इनिशियल स्टेज में उसका रिपेयरिंग चार्ज क्या आता है बच्चे, जीरो। अरे भाई आप इंस्टॉल्ड करोगे मशीन को, एक लैपटॉप हम परचेज कर लिए और उस पर काम करेंगे तो क्या हमको फर्स्ट मंथ में ही उस पर खर्चा बैठ जाएगा, उसको मरम्मत कराना पड़ेगा? नो सर। या फर्स्ट डे ही मरम्मत कराना पड़ेगा उसको? नो सर। यही चीज तो कहता है कि जो मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड उसके लिए, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उसके लिए सुटेबल है जिसके यहाँ मशीन जो है, एसेट्स जो है, उस पर खर्च मतलब रिपेयर, मेंटेनेंस है ना, लेटर ईयर ऑफ देयर क्या वर्किंग लाइफ। आप एस्टिमेट किए वो 10 साल चलेगा, लेकिन 10 साल के बाद अगर 11वां साल आप यूज करोगे ना तो उसमें क्या होगा, रिपेयरिंग चार्ज लगेगा, मेंटेनेंस चार्ज लगेगा। तो यही कहता है दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एसेट्स व्हिच रिक्वायर हैवी रिपेयर्स इन लेटर ईयर ऑफ देयर वर्किंग लाइफ, यानी जितना दिन उसका जीवन है, उस संपत्ति का जितना लाइफ है ना, उसके बाद ही उस पर जो है सो ज्यादा रिपेयरिंग चार्ज होता है, जैसे प्लांट मशीनरी ETC। समझ में आया? बताओ बच्चे। यस सर। Yes, sir. एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सॉरी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जो एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी इसको क्या करता है, फुलफिल करता है ना। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि there is no difficulty in calculation of depreciation even if there are frequent addition to the assets। अगर किसी एसेट्स के प्राइस को आप मतलब कोई भी अनदर एसेट्स आप परचेज करते हो, ठीक ना, इसको कैलकुलेट करना इजी है, हालांकि उतना इजी नहीं है जितना कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड तो एक बार कैलकुलेट कर लिए, वही आपको साल भर साल क्या होता है, साल दर साल चलता रहता है। This method is recognized for income tax purposes। ये पॉइंट हमें भी थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि यह मेथड जो है रिकॉग्नाइज्ड फॉर इनकम टैक्स पर्पसेज। आप अगर मशीन परचेज किए हो, उस मशीन से आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है, तो उसका जो डेप्रिसिएशन रेट होगा, अगर उस डेप्रिसिएशन उस पर अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से आप चार्ज करते हो तो इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको मतलब एज्यूम नहीं करेगा, है ना। इनकम टैक्स अथॉरिटी किस मेथड को करता है, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हाँ। उसके बाद कहा दिस मेथड इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू फॉलो। इसको समझना आसान है ना, फॉलो भी करना आसान है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सर्टेन एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, है ना। यह जो मेथड है वह इस प्रकार के एसेट्स के लिए सुटेबल है, जैसे प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या कहता है कि द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नेवर रिड्यूस टू जीरो। इट मींस द एसेट्स इज नेवर फुल्ली
डेप्रिसिएटेड। फुल्ली डेप्रिसिएटेड का मतलब समझे? यस सर, उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है। कभी भी जीरो नहीं होता है। सेकंड पॉइंट कह रहा है क्या कि द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट अंडर दिस मेथड। ये पॉइंट आया समझ में? द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सुटेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट अंडर दिस मेथड। देखते हो कैसे 10% अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में रहता है तो कैसे हम लोग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को क्या करते हैं, बार बार हमको कैलकुलेट करना नहीं पड़ता है, एक बार फाइंड आउट कर लिए वही हर एक साल चलता है। लेकिन इसमें अगर कोई एसेट्स परचेज कर लिए बच्चे तो फिर उस पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मंथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर पर एनम लिखा हुआ है तो। दिस मेथड फेल टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ एसेट्स। संपत्ति की लागत क्या होगी उसको करेक्ट फाइंड आउट करने में ये क्या करता है, मेथड फेल करता है, उस पर खड़ा नहीं उतरता है। ये यही सब इसका निगेटिव है। दिस मेथड डज नॉट हेलो यस सर। हाँ बच इसका सबसे एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन कैपिटल। जैसे कि आप देखोगे इन्वेस्टेड मतलब समझते हो, इन्वेस्टेड इन कैपिटल। बच्चे आपके पास 5 लाख रुपया है और आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो निश्चित रूप से आप उस अमाउंट का सबसे ज्यादा जो पार्ट होगा 60%, 70% आप किसमें इन्वेस्ट करोगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, याद है बेसिक अकाउंटिंग टर्म में बच्चे आप लोग को बताए होंगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। यस सर। फिक्स्ड कैपिटल इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स। किसी भी एसेट्स को परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किए वही अमाउंट उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, फिक्स Fixed कैपिटल। capital. और वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन एज, बताओ, Fluctuating capital. Fluctuating capital. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन इंटरेस्ट ऑन इन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कैपिटल। जो प्रोप्राइटर होता है ना, प्रोप्राइटर नहीं बिजनेस कहिए, बिजनेस का जो मोटिव होता है वो इससे मन छोटा हो जाता है कि भैया मेरा एसेट्स का तो डे टू डे क्या होगा, घटेगा ही घटेगा। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो उसमें 10% है तो 10% ना हर एक साल होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी ईयर, है ना। उसमें कॉस्ट जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या बताए थे कि उसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, लेकिन इसमें कभी भी 0 नहीं होता है। मतलब जो इंटरेस्ट होता है बिजनेस का वो अमाउंट इन्वेस्ट करने का पर्पस उसमें ज्यादा नहीं होता अगर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करता है तो। इसमें प्रैक्टिकल बच्चे आप लोगों को हम नहीं लॉन्ग प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं। बेसिक थ्योरी का जितना भी आप लोगों का क्वेश्चन है एमसीक्यू है बच्चे, वो टोटल का टोटल जो है, ठीक है, आपका मैक्सिमम परसेंटेज जो है सो थ्योरी से ही है। प्रैक्टिकल गिन चुन करके 1-2 प्रैक्टिकल दिए हैं, वो भी आप आराम से समझ लोगे। ठीक है, आ जाएगा आप लोगों को ध्यान में। जैसे आपको पता है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर 20% है तो बच्चे सेलिंग प्राइस का क्या कितना परसेंट होगा, ये सब जानते हैं। यूनिटरी मेथड पता है ना बच्चे, बताओ। No sir. यूनिटरी मेथड पता है? अरे एकीकरण नियम पढ़े थे बचपन में, 5 रुपया में 10 आम तो 2 रुपया में कैगो आम, नहीं पढ़े थे? बचपन में हम लोग पढ़े थे, 5वां या 6ठा में था जी, 5th या 6th स्टैंडर्ड में था कि अगर मान लो कि 100 रुपया में अगर 4 प्रोडक्ट आपको मिलता है बच्चे तो 200 रुपया में कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 8.
8 मिलेगा। तो कैसे, तो यूनिटी मेथड कहते हैं ना, 100 में अगर 4 है तो 200 में x, तो x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना। Yes. सर Yes, sir. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कॉस्ट Cost plus प्राइस price. प्लस क्या, प्रॉफिट इज कॉल्ड सेलिंग कॉस्ट प्राइस। माइनस प्रॉफिट। तो बच्चे प्रॉफिट तो दो ही चीज पड़ेगा, या तो कॉस्ट पड़ेगा या तो सेलिंग प्राइस पर रहेगा। तो अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, तो कॉस्ट को मेज्यूम कर लेंगे, लेट बी द कॉस्ट बी रुपीज क्या 100, और Sir, कॉस्ट में assume प्रॉफिट को करके ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इस टाइप का भी क्वेश्चन है आप लोगों को। ठीक है, सर एक उसको question कॉपी पे ना सॉल्व करेंगे। एकदम कॉपी पेन रखिएगा, आपको कॉपी पेन रखिएगा, 2 मिनट में आपका रफ पेज एक रखिएगा, 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट क्या है, 1 मिनट में आ जाएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, जो कॉन्सेप्ट अभी बताए उसको याद रखिएगा, जो जिस Sir, पर एक बार प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है ना, जिस पर प्रॉफिट कर रहा है उसको एज्यूम कर लेना है। अब सेलिंग प्राइस पर कर रहा है तो बच्चे सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अगर कॉस्ट पर प्रॉफिट दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर ट्रायल बैलेंस में है बच्चे तो उसको कहां शो करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि बैलेंस शीट में कि कहीं नहीं। balance sheet. Balance. बैलेंस शीट में कहां पर, एसेट साइड में कि लायबिलिटी साइड में, क्योंकि बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लायबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। लायबिलिटी ये साइड। सब थोड़ा याद Liability. रखिएगा। As. एडजस्टमेंट एंट्री पढ़े ना फाइनल अकाउंट में, Yes, sir. तो एडजस्टमेंट एंट्री का क्या समझे, जैसे हम लोग देखते हो, अब जैसे मान लो कहीं हम लोग जा रहे हैं, हाँ हेलो सुयस आवाज आ रहा है, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. क्या बता रहे थे हम, एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में बोल रहे थे। Yes, sir. एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होता है, देखो जब बिजनेस अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज करता है बच्चे, तो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर नॉट क्लियर। क्लियर होता है, चलो लक्ष्मी पूजा आता है, हम लोग के है ना हिंदू धर्म में लक्ष्मी पूजा करते हैं, गाँव में Yes, sir. सौजी किराना स्टोर है, सौजी किराना स्टोर उसी रोज अपना जो बिजनेस से रिलेटेड बुक्स होते हैं उसको चेंज करते हैं, पता है कि नहीं पता है जी। Yes, sir. तो ये Yes. प्राचीन काल से होता आ रहा है, अब इसको मॉडर्न युग में आ गया कि नहीं, इसको कैलेंडर ईयर एज्यूम करो या तो फिनेंशियल ईयर एज्यूम करो, कोई ना कोई ईयर तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गोइंग क्या कहते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, है ना अकाउंटिंग कंसेप्ट में, कि हर एक बिजनेस को अपने प्रॉफिट एज वेल एज पोजीशन को जानने के लिए कोई ना कोई एक अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम करना पड़ेगा। अब ये थोड़े नियम है, ये आपको क्या कहता है कि अगर मान लो आज हम बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस 100 साल तक चलेगा, तो क्या उसका हम प्रॉफिट आफ्टर 100 ईयर शो करेंगे, No, sir. Fixed. बिल्कुल नहीं। वहां पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बताता है कि ईच एंड एवरी बिजनेस को अपने प्रॉफिट एज वेल एज पोजीशन यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कोई ना कोई एक पीरियड एज्यूम करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैलेंडर ईयर एज्यूम करे चाहे वो फिनेंशियल ईयर एज्यूम करे। संस्कार है ना जी, संस्कार। यस सर। यस सर, बोलिए संस्कार सर। बच्चे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मींस इट मींस सर जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन करते हैं सर विद इन द 1 ईयर, और उसके आगे जाके सर हम क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलिए फिर से। हेलो सर। हाँ हेलो, सर क्वेश्चन बोलिए। व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल ईयर। सिंपल क्वेश्चन है संस्कार। फिनेंशियल ईयर मींस
इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल और एंडिंग टू 31 मार्च। जो बिजनेस अपने अकाउंटिंग ईयर को क्लोज 31 मार्च को करता है और निश्चित रूप से 31 मार्च को क्लोज करेगा, तो ओपनिंग कब करेगा वो जी? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को सर। तो इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। सब वही बोल रहे थे सर, आप बोल दी, थोड़ा टाइम लगता। तो हम लोग किस टॉपिक पर थे? एडजस्टमेंट एंट्री पर ना। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या कहता है कि एडजस्टमेंट एंट्री हम उस एंट्री को कहते हैं जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, अब चाहे वो 31 मार्च को क्लोज हो, चाहे वो 31 दिसंबर को क्लोज हो, तो क्लोजिंग डेट में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो सकता है, किसी को ज्यादा दिए हो सकता है किसी को कम दिए हो सकता है किसी को दिए ही नहीं हो। अब रेंट पे करना था मनीष कुमार। यस सर। हाँ बच्चे, अगर रेंट मुझे पे करना था, ठीक है, अगर रेंट मुझे पे करना था, आप सपोज करो कि रेंट पे करना था 12 मंथ का और हम ओनली पेड किए 9 मंथ का, तो क्या उस बिजनेस का नेट रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा? बिल्कुल नो नहीं। सर। तो 3 मंथ का जो ड्यू रह गया उसको एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट एंट्री। अभी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़े हैं बच्चे, देखते हो कि एरर हो गया, उसको रेक्टिफाई करना है। तो ऑल रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर आर एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम में जो भी मेरा इनकम एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू मत को, इनकम एक्सपेंसेस को हो, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग पास करते हैं, उस एंट्री को ही हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। लाइक या फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत सारा है। ठीक है, ये सभी को बिजनेस के बुक्स में क्या करना पड़ता है? फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करते हैं उस टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है। इसी को हम एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। तो अगर ये एडजस्टमेंट एंट्री होता है बच्चे कि अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आर बोथ एस्पेक्ट। प्रत्येक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का 2 इफेक्ट पड़ता ही है, वन डेबिटेड देन अनदर क्रेडिटेड। एक डेबिट के लिए, दूसरा क्रेडिट के लिए। ठीक है ना सर? आप कॉलेज से पढ़ा रहे हैं सर आज? तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है बच्चे, एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं? 3 Set 3. थ्री पार्टी। हाँ, Draw, objective draw का- and pay. तो बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि ये बहुत पुराना, सबसे पुराना अगर कहें तो कोई गलत नहीं होगा, निगोशिएबल इंडियन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्या, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, आई थिंक, हमको जहां तक याद है। ये बहुत पुराना एक्ट है। ठीक है, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है बच्चे, ये कोई नई बात नहीं है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हो, ये एक प्रकार का क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ही क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। ठीक ना, और ये आज का नहीं है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ये देखिए, ठीक सही बोले, 1881 है ना, उसमें ये दिया हुआ है। क्योंकि a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional। देखो होता क्या है, हम लोग का मोटिव क्या है कि अगर 500 रुपया मनीष को सामान हम बेच दिए तो मनीष से पैसा लेना ही मेरा मोटिव होगा। यस या नो? यस या नो? यस सर। Yes, sir. सामान तो हम बेच दिए, मनीष को सामान दे दिए। अब मनीष जा करके सो गया सामान लेकर के,
पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा है तो उसको याद दिलाना पड़ेगा ना जी। Yes, तो sir. बिजनेस में होता है बेसिकली। इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए जैसे हम पहले बताए हैं, ठीक है, एक प्रकार का ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट है और इसको फाइनली कैश में कन्वर्ट किया जाता है आफ्टर सर्टेन डेज। मनीष को हम 500 रुपया का सामान बेचें और बोले 3 मंथ के बाद जो है तो मनीष आप पेमेंट कर देना, तो इसमें एक जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनता है वो ग्रेस डेज, ठीक है। ग्रेस डेज कितने दिन का होता है? 3 days. 3 दिन। और 3 दिन अगर होगा, मान लो संडे आ जाता है तो कब पेमेंट करना पड़ेगा आप लोग को? मंडे को कि सैटरडे को? बोलो। इमरजेंसी हॉलीडे जानते हैं? इमरजेंसी यस सर, इमरजेंसी हॉलीडे पे सर 1 दिन पहले, पहले सॉरी बाद में सर, 1 दिन बात बाद। करें जी। यस सर, नेशनल हॉलीडे में 1 दिन पहले प्रधानमंत्री जी होता डेथ है। कर गए, पता नहीं था जो डेथ करेंगे आज ही, लेकिन कर Yes, गए हैं तो आफ्टर, है ना, आफ्टर हो जाएगा सर, आफ्टर। आफ्टर हो जाता है। लेकिन अगर कोई नेशनल हॉलीडेज है तो वो 1 दिन पहले। हाँ, ये चीज ध्यान रखना। ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? चाहे वो डेट में, चाहे वो मंथ में हो, चाहे वो क्या हो, डेज में हो, उसमें 3 डेज आप एक्स्ट्रा जोड़ देना। और वो जोड़ने के बाद, हालांकि उसी को हम लोग ड्यू डेट कहते हैं, और ड्यू डेट अगर नेशनल हॉलीडेज को पड़ता है तो 1 दिन पहले, और अगर इमरजेंसी हॉलीडेज होता है तो 1 दिन बाद। concept है। तो अब जैसे कि क्या कैश ट्रांजेक्शन, जैसे मनीष को सामान बेचे तो बेसिकली 2 पार्टीज होते हैं, एक ड्रॉवर और दूसरा ड्रॉवी। वो पर्सन जो सामान बेचते हैं, बेचने वाले पर्सन को हम लोग ड्रॉवर कहते हैं और खरीदने वाले पर्सन को ड्रॉवी कहते हैं। और तीसरा एक पेई भी होता है। जरूरी नहीं है कि हम सामान अगर मनीष को बेचे तो मनीष ही हमको पेमेंट करेंगे। हो सकता है मनीष वो सामान सुयस को बेच दिया, ठीक है, तो अब हमको पेमेंट तो मनीष करता, लेकिन मनीष हमको हैंड ओवर कर दिया सुयस। सुयस को बोला कि भाई आप हमको नहीं पेमेंट करके आप डायरेक्ट उन्हीं को पेमेंट कर दो। तो एक्स ने सामान बेचा वाई को, और वाई का जो डेटर था वो क्या था? जेड था। तो जेड को बोला कि आप डायरेक्ट एक्स को पेमेंट कर दो, वाई बोल रहा है, तो इसमें चेंजेस हो जाएगा, पेई थर्ड पार्टी हो जाएगा, यानी जेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. ड्रॉवर उस पर्सन को कहते हैं जो सामान बेचता है, ड्रॉवी उस पर्सन को कहते हैं जो सामान खरीदता है, और पेई उस पर्सन को कहते हैं जो पैसा पेमेंट करता है ड्रॉवर को। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ड्रॉवी और पेई बोथ आर सेम, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंडोर्समेंट का केस आ जाता है, पढ़े होंगे टॉपिक में, उसमें डिफरेंट हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। Yes, sir. तो इसमें आपको, आई थिंक हम इसमें आपको रिवीजन नहीं बच्चे करवाए थे कि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एमसीक्यू होगा वो इस टाइप का रहेगा। थोड़ा मेहनत करना। ये देखिए, कैलकुलेट ड्यू डेट का भी आपका हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, ध्यान से सुनना, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय, किसके द्वारा ड्रॉन किया जाएगा? ऑप्शन है डेटर, क्रेडिटर, बोथ ऑफ देम। ड्रॉवर सर। यहाँ तो ड्रॉवर तो नहीं है, Both. क्रेडिटर या क्रेडिटर हो जाएगा। अच्छे सामान खरीदने वाले को हम क्या कहते हैं? सिंपल बताओ मुझे। जो सामान खरीदता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेटर की क्रेडिटर?
जैसे हम सामान मनीष को बेच दिए तो मेरे लिए मनीष क्या हुआ, डेटर हुआ कि क्रेडिटर हुआ? डेटर। डेटर करेक्ट, क्रेडिटर डेटर। डेटर। हम कितना सरल शब्दों में बताए थे कि वो व्यक्ति को डेटर हम कहेंगे जो कौन सामान बेचते हैं। कर्जा खाया हुआ है, सिंपल वर्ड समझ लो। अगर सिंपल भाषा में कहें, कर्ज समझते हो? कर्ज, यस सर लोन यस सर, लोन लोन। व्यक्ति जिसको चुकाना है उसको डेटर कहते हैं। नहीं वो मनीष, व्यक्ति लोन अलग जिसको चीज हो लेना जाएगा, है, कर्ज अलग हो गया। वो लोन creditor मतलब जो होता है। बैंक से लेते हैं वो लोन हो जाएगा ना। ओके,